हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन टू रेड ब्लड सेल इफ द हीम ग्रुप वेर रिमूव फ्रॉम हेमोग्लोबिन। आपको पूछा जा रहा है कि यदि हीम ग्रुप को हेमोग्लोबिन से रिमूव कर दिया जाता है तो रेड ब्लड सेल का फिर क्या होगा। तो रेड ब्लड सेल जो है, इसका फर्स्ट आंसर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी रेड ब्लड सेल वुड नॉट बी एबल टू बाइंड ऑक्सीजन। यदि हम हीम ग्रुप को हेमोग्लोबिन से निकाल देते हैं तो जो रेड ब्लड सेल है वो ऑक्सीजन को बाइंड करने की जो उसकी कैपेसिटी है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं हीम ग्रुप के बारे में, तो हेमोग्लोबिन के अंदर आपने देखा होगा हीम और ग्लोबुलिन। तो हीम जो है वो वैसा ग्रुप जिसमें कि आयरन प्रेजेंट होता है, आयरन एटम्स प्रेजेंट होता है उसके सेंट्रल एलिमेंट के रूप में। ठीक है, और जो ग्लोबिन है ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। ठीक है, इन दोनों के मिलने से ही हमारा हीमोग्लोबिन तैयार होता है, और हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को बाइंड करता है। ठीक है, और ये आपको पता है कि आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, जो इसको एक कलर भी प्रोवाइड करता है, रेड कलर प्रोवाइड करता है आरबीसी को, और साथ में जो है ऑक्सीजन को बाइंड करता है, यानी आप एक तरह से कह सकते हैं रेस्पिरेटरी गैसेस को बाइंड करता है। कैसे? तो ये लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करता है और टिश्यू तक पहुंचाता है, और वहां से CO2 को कैरी करता है और लंग्स तक पहुंचाता है। ठीक है, जब हम लोग एक्सहेल करते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो फिर बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब यदि हम बात कर लेते हैं थोड़ा हेमोग्लोबिन के बारे में, तो हेमोग्लोबिन के अंदर जो होता है वो 4 हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स के अंदर 4 हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये प्रत्येक हीम ग्रुप जो होता है एक मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को बाइंड करता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि एक जो हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होगा वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को बाइंड करेगा। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, और यदि हम मान लेते हैं आप रेड ब्लड सेल में से हेमोग्लोबिन को आप हटा देते हैं, हीम ग्रुप को हटा देते हैं, तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी होगी वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The hormone erythropoietin stimulate red blood cell production in the red bone marrow where in the body is erythropoietin produce। आपको पूछा जा रहा है जो erythropoietin जो है एक आप ये कह सकते हैं ये erythropoietin जो है ये हार्मोन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एरिथ्रोपोइसिस के लिए। ठीक है, और एरिथ्रोपोइसिस में जो रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपको ये पूछा जा रहा है कि एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस कहाँ होता है, बॉडी के किस पार्ट्स में प्रोड्यूस होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किडनी। ठीक है, यानी किडनी में हमारा एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस होता है जो स्टिमुलेट करता है रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन को। आप इसको एरिथ्रोपोइसिस भी कह सकते हैं, यानी एरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करता कौन है, तो ये एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर डज हेमेटोपोइसिस टेक प्लेस। आपको पूछा जा रहा है हेमेटोपोइसिस कहाँ पे होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोन मेरो। ठीक है, हेमेटोपोइसिस जो है ये बोन मेरो में होता है। हेमेटोपोइसिस के बारे में आपको पता ही है कि हेमेटोपोइसिस जो है वो इवेंट्स का एक सीरीज है जिसमें कि ब्लड सेल्स के प्रोडक्शंस रिलेटेड होते हैं, यानी उससे जो आप बोल सकते हैं कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल विद इन बोन मेरो। ठीक है, यानी एक पूरे सीरीज होता है इवेंट्स का जिसमें कि प्रोडक्शन से लेके मैच्योरेशन तक जो है ये आ जाएंगे हेमेटोपोइसिस के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 प्लेटलेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम व्हाट टाइप ऑफ सेल। आपको पूछा जा रहा है जो प्लेटलेट है वो फॉर्म्ड होता है किस टाइप के सेल से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेगाकार्योसाइट। ठीक है, मेगाकार्योसाइट से प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। अब यदि हम मेगाकार्योसाइट्स के बारे में बात करें तो एक लार्ज सेल होता है जो हेमेटोपोइसिस के दरमियान फॉर्म्ड होता है, और उसी के साइटोप्लाज्म से ये फॉर्म होता है हमारा प्लेटलेट्स। ठीक है, आप कह सकते हैं ये साइटोप्लाज्मिक एक्सट्रूशन है। ठीक है, जो प्लेटलेट्स है फ्रेगमेंट्स कह सकते हैं, साइटोप्लाज्म का फ्रेगमेंट्स है जिसमें कि न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, इसका यदि हम फंक्शन के बारे में बात करें, प्लेटलेट के फंक्शन के बारे में, तो क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, साथ में ब्लीडिंग से प्रिवेंशन करता है। ठीक है, अब यदि हम मेलिनोसाइट्स के बारे में बात करें तो मेलिनोसाइट्स जो है ये प्रेजेंट होता है
बेसल सेल्स के लेयर में प्रेजेंट होता है, जो कि इपिडर्मिस का डीपेस्ट पार्ट है, ये कह सकते हैं डीपेस्ट पार्ट ऑफ द इपिडर्मिस। और इसमें एक मेलेनिन पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होता है जो कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है, स्किन को। चलिए, और नेक्स्ट जो हमारा मैक्रोफेज, उसके भी बारे में बात कर लेते हैं। तो जो मैक्रोफेज है ये WBC का एक टाइप है जो डाइजेस्ट करता है, फेगोसाइटोसिस इसका फंक्शन होता है। डेड सेल्स जो बैक्टीरिया के होते हैं, डेड सेल्स या बैक्टीरिया जो होते हैं उनको ये फेगोसाइट्स करेगा, ठीक है। और यदि हम इसके साइट के बारे में बात करें मैक्रोफेज के, तो ऑलमोस्ट जितने भी टिश्यू होते हैं बॉडी में उसमें ये प्रेजेंट होते हैं मैक्रोफेज, ठीक है। और यदि हम बात कर लेते हैं, अब एक हमारा बच गया एस्ट्रोसाइट्स। तो एस्ट्रोसाइट्स जो है ये न्यूमरस सेल्स टाइप्स कर सकते हैं आप, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये प्रेजेंट होता है। और इसका मेन जो काम होता है ये मेंटेन करना ब्लड ब्रेन बैरियर को, ठीक है, इसको मेंटेन करता है, फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, रिपेयर करने का काम करता है, पोटेशियम मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर के रिमूवल में हेल्प करता है। तो ये सारे इसके फंक्शन हो जाएंगे एस्ट्रोसाइट्स के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। आपको पूछा जा रहा है व्हाइट ब्लड सेल का फंक्शन क्या होगा इनमें से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिफेंड अगेंस्ट इन्फेक्शन। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोगों को पता है कि जो WBC होता है वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट डिफेंड करता है, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म में ये हेल्प करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। एन इंक्रीज्ड वाइट ब्लड सेल काउंट इज इंडिकेटिव ऑफ विच डिजीज। आपको पूछा जा रहा है यदि वाइट ब्लड सेल्स काउंट बढ़ जाता है तो वो इंडिकेट कर रहा है कौन सी डिजीज को इंडिकेट करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ल्यूकीमिया, ठीक है। ये ल्यूकीमिया को इंडिकेट करता है। यदि बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं WBC तो इंडिकेट करता है कि ये ल्यूकीमिया है। आपको पता है कि हमारा जो ल्यूकीमिया वाला कंडीशन होता है उसमें WBC बहुत ज़्यादा एलिवेट हो जाता है, ठीक है। और ल्यूकीमिया क्या है, कैंसर है, ठीक है, जो ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू होते हैं बोन मैरो से, यूजुअली बोन मैरो में जो ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं, और उसी से रिलेटेड ये हमारा ल्यूकीमिया वाला कैंसर है, ठीक है। और ये क्या करता है कि एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि बॉडी में जो है इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है डिफेंड करने के लिए जो सेल्स होंगे, वाइट ब्लड सेल्स होंगे, वो तुरंत एक्टिव हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में जो ल्यूकीमिक कंडीशन होता है, कैंसरस कंडीशन होता है, तो वहाँ पे हमारा जो सेल्स होता है वो बहुत ज़्यादा संख्या में हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। व्हाट डू रेड ब्लड सेल्स डू। आपको पूछा जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो क्या करते हैं, उनका क्या फंक्शन क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन F, A एंड B, यानी कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स, कैरी कार्बन डाइऑक्साइड या वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द सेल, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने जो स्टार्टिंग वाले जो क्वेश्चन थे उसमें मैंने इसके बारे में बात भी किया है, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना लंग से, साथ में और कार्बन डाइऑक्साइड को सेल्स से कैरी करना और उसको लंग्स तक पहुंचाना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। व्हाट डू प्लेटलेट्स डू। आपको पूछा जाए प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन है, प्लेटलेट्स क्या करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेल्प स्टॉप ब्लीडिंग बाय इनिशिएटिंग क्लॉट्स, ठीक है। ये क्लॉट्स का फॉर्मेशन करते हैं, इनिशिएट करते हैं क्लॉट्स को और ब्लीडिंग को से प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। व्हाट इज हेमेटोक्रिट। आपको पूछा रहा है हेमेटोक्रिट क्या है। आपने काफ़ी बार लैब में जो टेस्टेड होते हैं उसमें टेस्ट में आपने सुना होगा हेमेटोक्रिट। तो हेमेटोक्रिट क्या है, ये RBC के जो वॉल्यूम परसेंटेज होगा RBC का ब्लड में वो बताएगा हमारा हेमेटोक्रिट, ठीक है। तो हेमेटोक्रिट यानी अब ऐसा देख लेते हैं जो वॉल्यूम परसेंटेज से रिलेटेड जो ऑप्शन है वो उसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द पोर्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स कंपेयर्ड विद द टोटल ब्लड वॉल्यूम। टोटल ब्लड वॉल्यूम में जो रेड ब्लड सेल्स का जो पोर्शन है वो कितना है वो बताता है हमारा हेमेटोक्रिट, ठीक है। अब यदि हम बात कर लेते हैं नॉर्मली मेल में कितना हेमेटोक्रिट जो वैल्यू होता है वो कितना होगा, तो
50%, ठीक है, यानी 40.7 to 50.3% वो मेल में होता है। और फीमेल में यदि हम बात करें तो 36.1 to 44.3% वो होता है फीमेल में इसके वैल्यू। ये किस में होंगे तो परसेंट में इसके वैल्यू होंगे, ठीक है। और ये भी बताता है कि हाउ मच योर ब्लड इज मेड अप ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, इसको ये मेजर करता है। समझ में आ गया कि आपके ब्लड में, आपके जो पूरे ब्लड वॉल्यूम है, तो ब्लड में रेड ब्लड सेल्स कितने हैं, ठीक है, तो उसके परसेंटेज को ये हमारा हेमेटोक्रिट बताता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कॉर्पस्कल्स इज कॉल्ड। जो ब्लड कॉर्पस्कल्स का फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इसके बारे में भी शुरुआत में हम बात कर चुके हैं, ठीक है। जब हम मेगाकार्योसाइट्स के बारे में आपसे बात कर रहे थे तो वहाँ पे हमने हेमेटोपोइसिस के बारे में बात किया था। हेमेटोपोइसिस या हेमोपोइसिस ये दोनों सेम टर्म्स हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन इज सी इज द राइट आंसर। यानी ब्लड कॉर्पस्कल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो हेमेटोपोइसिस कहलाता है या हेमोपोइसिस कहलाता है, ठीक है। यदि यहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ये सारे का जो फॉर्मेशन होता है वो हेमेटोपोइसिस के अंदर ही आता है, ठीक है। और यदि सिर्फ आरबीसी का पूछा जाता तो इरिथ्रोपोइसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ब्लड इज स्टेन्ड विथ डैश स्टेन। आपको जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से पूछा जा रहा है वो कौन सा स्टेन है जिसके हेल्प से हम लोग ब्लड को स्टेन करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिस्मन स्टेन, ठीक है। ब्लड को स्टेन करने के लिए हम लोग लिस्मन स्टेन का इस्तेमाल करते हैं, या राइट स्टेन का इस्तेमाल करते हैं, या जिम्सा स्टेन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इज, आपको पूछा जा रहा है आरबीसी का ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान आपको पूछा जा रहा है, आरबीसी का क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्प्लीन, ठीक है। स्प्लीन जो है इसको हिंदी में हम लोग प्लीहा भी कहते हैं, तो प्लीहा को हम लोग आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ल्यूकोसाइट्स रिलीज हेपेरिन एंड हिस्टामिन इन ब्लड। आपको पूछा रहा है वो कौन सा ल्यूकोसाइट्स है जो हेपेरिन और हिस्टामिन को ब्लड में रिलीज करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेसोफिल, ठीक है। यानी बेसोफिल जो है वो ल्यूकोसाइट है जो हेपेरिन और हिस्टामिन को ब्लड में रिलीज करता है, ठीक है। अब यदि हम बात कर लेते हैं हिस्टामिन के बारे में, क्योंकि हेपेरिन के बारे में तो आप लोगों को पता है कि हेपेरिन जो है वो एंटीकोगुलेंट है जो ब्लड को कोगुलेट होने से रोकता है। और यदि हम हिस्टामिन के बारे में बात करें तो ये केमिकल है जो कि बॉडी सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये एलर्जिक कंडीशन जो होते हैं उस कंडीशन में ये आपको ये ज़्यादा फॉर्म होने लगेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जैसे स्नीजिंग वाली कंडीशन में ये हिस्टामिन दिखना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो एलर्जिक कंडीशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन हो तो उसमें बेसोफिल इज़ द राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि जो एलर्जिक रिएक्शन होता है स्पेशली तो वहाँ पे जैसे अस्थमा कंडीशन में तो वहाँ पे जो बेसोफिल होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फ्लोइंग वाइट ब्लड सेल इज इंक्रीज ड्यूरिंग एलर्जी। अब यहाँ पे वही क्वेश्चन आ चुका है कि एलर्जी की कंडीशन में कौन सा वाइट ब्लड सेल है जो कि इंक्रीज हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कई लोगों को ये लग रहा होगा कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, इस्नोफिल, बिल्कुल सही, इस्नोफिल भी इसका राइट आंसर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है एलर्जी कंडीशन में, यदि वहाँ पे कोई इन्फेक्शन दिया होता, उस कंडीशन में एलर्जी हो रहा है इन्फेक्शन के वजह से, जैसे रैसेस हो रहा है या इचिंग हो रहा है, अस्थमा वाला कंडीशन है, डायरिया वाला कंडीशन है, तो उस कंडीशन में जो एस्नोफिल है उसका राइट आंसर, ठीक है। लेकिन जो एलर्जिक रिएक्शन होता है तो वहाँ पे उस कंडीशन में जो है बेसोफिल के वजह से जो बेसोफिल के जो काउंटिंग होंगे वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि 1% जो है वो WBC में हमारा बेसोफिल है, और ये जो एलर्जी कंडीशन होता है तो इसमें ये इंक्रीज हो जाता है बेसोफिल, ठीक है। यानी स्पेशली उस रिएक्शन में ये बढ़ जाता है जो एलर्जी के वजह से वो रिएक्शन हो रहा हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। रेड सेल काउंट इज कैरिड आउट बाय, जो रेड सेल काउंट है वो किसके द्वारा हम लोग करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमोसाइटोमीटर, ठीक है।
ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हेमोसाइटोमीटर से हम लोग रेड ब्लड सेल को काउंट करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग वाइट ब्लड सेल इज कैपेबल ऑफ फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस के लिए कौन सा वाइट ब्लड सेल कैपेबल होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी न्यूट्रोफिल, ठीक है। न्यूट्रोफिल जो होगा फेगोसाइटोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैपेबल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल इज नॉन एज। अगर पूछा जा रहा है डेवलपमेंट मैच्योरेशन जो वाइट ब्लड सेल्स का होता है वो पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ल्यूकोपोएसिस, ठीक है। जैसे कि रेड ब्लड सेल से ये रिलेटेड क्वेश्चन होता कि द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल इज नॉन एज, तो वहाँ पे हम लोग बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। लेकिन यदि हमसे पूछा जा रहा है वाइट ब्लड सेल्स यानी, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वाइट ब्लड सेल को हम लोग ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, तो उससे रिलेटेड ये हमारा टर्म्स हो जाएगा ल्यूकोपोइसिस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। द ल्यूकोसाइट्स या WBC आर फॉर्म्ड इन बोन मेरो फ्रॉम डैश सेल। आपको पूछा जा रहा है जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं वो हमारे बोन मेरो में किस सेल से ये फॉर्म्ड होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माइलॉइड स्टेम सेल, ठीक है। ये माइलॉइड स्टेम सेल से जो हमारा WBC फॉर्म्ड होता है, ठीक है, बोन मेरो में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। The nucleus of neutrophils contains 2 to 5 lobes which are connected by thin strand of dash। अब वो चाहे जो न्यूक्लियस होते हैं न्यूट्रोफिल्स के, ये 2 या 2 से ज़्यादा 5 लोब्स वाले होते हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं एक बहुत पतले से थिन स्ट्रैंड से। वो थिन स्ट्रैंड किसका होता है बना हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रोमेटिन, ठीक है। वो क्रोमेटिन का होता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ये आपको याद रखना है, क्रोमेटिन से बना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। व्हाट इज द साइज ऑफ WBC। तो WBC का साइज क्या होगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे नंबरिंग छूट चुका है, अल्फ़ाबेट ऑर्डर नहीं मैंने डाल पाया इसमें, तो ऐसे भी आपको समझ में तो आ ही जाएगा कि 4 ऑप्शन तो है ही। तो साइज पूछा जा रहा है WBC का, तो जो WBC का साइज होगा वो हो जाएगा 12 to 18 माइक्रोन मीटर, ठीक है। ये जो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि जो टाइप्स हैं WBC के, जैसे लिम्फोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, बेसोफिल हैं, स्नोफिल हैं, तो इन सब के जो साइज होते हैं वो वेरी करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपको याद रखना है कि 12 to 18 माइक्रोमीटर जो है इसका साइज होगा WBC का। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। व्हाट इज़ द साइज ऑफ प्लेटलेट। आपको पूछा है जो प्लेटलेट का साइज है वो कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1.5 to 3 माइक्रोन्स, ठीक है। इतने माइक्रोन्स या माइक्रोमीटर्स आप याद रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे ये आपके यूनिट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.5 से 3 माइक्रोन्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। व्हाट इज़ द साइज ऑफ RBC। RBC के साइज से पूछा जा रहा है। कई बार ये सारे क्वेश्चन जो आपको देख के आसान लगते हैं और इसको आप रिवाइज नहीं करते और एग्जाम में आ जाते हैं तो गलती होने के चांसेस होते हैं, तो बेहतर है कि आप इसको एक बार अच्छे से ज़रूर देख के जाएं एग्जाम में, ताकि यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अराइज होते हैं तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। तो साइज पूछा जा रहा है RBC का, तो RBC का जो साइज होगा वो हो जाएगा 7 to 8 माइक्रोमीटर, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। विच टाइप ऑफ WBC इज प्रेजेंट इन लार्ज नंबर इन ब्लड। आपको पूछा जा रहा है कौन से टाइप्स की जो WBC हैं वो लार्ज नंबर में ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन, आप लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा जो WBC है कौन सा टाइप होता है, न्यूट्रोफिल जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। द लाइफ स्पेन ऑफ RBC का लाइफ स्पेन के बारे में पूछा जा रहा है कि जो RBC है वो उसके लाइफ स्पेन कितने होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 120 डेज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। लाइफ स्पेन ऑफ WBC, जो WBC का लाइफ स्पेन है वो कितना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 to 20 डेज, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो WBC का लाइफ स्पेन है वो कितना है, 13 से 20 दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। लाइफ स्पेन ऑफ प्लेटलेट्स का जो लाइफ स्पेन है वो कितना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7 to 10 डेज, ठीक है, ये इसका लाइफ स्पेन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं।
व्हाट इज द रेशियो ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। डब्ल्यूबीसी, ओहो, डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो रेशियो होगा ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1:600। ठीक है, 1:600 इसका रेशियो हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो आरबीसी होता है वो काउंट्स में ज़्यादा होते हैं डब्ल्यूबीसी के मुकाबले, उस कारण से जो इसका यदि रेशियो निकाला जाए तो 1:600 इसका रेशियो आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। ड्यूरिंग ब्लड कोगुलेशन थ्रोम्बोप्लास्टिन इज रिलीज्ड बाय। आपको पूछा रहा है जो ब्लड कोगुलेशन के दरमियान जो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है वो किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लम्प्ड प्लेटलेट्स एंड डैमेज टिश्यू। जो डैमेज टिश्यू होता है, जैसे कि कहीं पे कट लग जाता है तो वहाँ के जो डैमेज टिश्यू होते हैं और जो प्लेटलेट सर्कुलेशन में जो आते रहते हैं उनके द्वारा और डैमेज टिश्यू के द्वारा जो होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, व्हेन द रेड ब्लड सेल इज इन इट्स नॉर्मल साइज इज कॉल्ड। आपको पूछा जा रहा है यदि रेड ब्लड सेल्स का जो साइज है वो नॉर्मल होगा तो उस कंडीशन में उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं नॉर्मोसाइट। ठीक है, नाम से पता चल जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। व्हेन द रेड ब्लड सेल इज लार्जर देन इट्स नॉर्मल साइज। अब नॉर्मल साइज से यदि लार्जर होगा तो उस कंडीशन में उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे मैक्रोसाइट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। व्हेन द रेड ब्लड सेल इज स्मॉलर देन इट्स नॉर्मल साइज इज कॉल्ड। यदि जो रेड ब्लड सेल हैं वो नॉर्मल साइज से छोटे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, माइक्रोसाइट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। व्हेन द रेड ब्लड सेल आर वेरिंग इन साइज। यदि साइज में वेरी करे, छोटा बड़ा ऐसे हो, ठीक है, यानी कोई अप्रोप्रिएट साइज ना हो, तो उस कंडीशन में जो होगा उस कंडीशन को बोलेंगे एनिसोसाइटोसिस। ठीक है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस का जो पहला स्टेज है वो क्या हो जाएगा, तो मेगालोब्लास्ट या इसको इथ्रोसिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, इरिथ्रोपोइसिस, तो ये हमारा जो है मेगालोब्लास्ट इज राइट आंसर। आप इसको प्रोइथ्रोब्लास्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ रेड ब्लड सेल। जो रेड ब्लड सेल का थिकनेस वो पूछा जा रहा है कितना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.7 to 2.2 माइक्रोमीटर। ये इसके थिकनेस हो जाएंगे रेड ब्लड सेल के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। व्हाट इज द नॉर्मल काउंट ऑफ आरबीसी इन मैन। आपको पूछा जा रहा है मैन में जो नॉर्मल काउंट होता है आरबीसी का वो कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4.7 to 6.1 मिलियन सेल्स पर MCL यानी माइक्रोलीटर। ठीक है, इतने सेल्स जो होते हैं पर माइक्रोलीटर में प्रेजेंट होते हैं। अब यदि वुमेन में पूछा जाए तो वहाँ पे 4.2 to 5.4। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं कि 4.2 to 5.4 मिलियन सेल्स जो होते हैं पर माइक्रोलीटर प्रेजेंट होते हैं वुमेन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी 36 नंबर। व्हाट इज द नॉर्मल WBC काउंट। नॉर्मल WBC काउंट कितना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4000 to 11000 WBC पर MCL यानी पर माइक्रोलीटर। ठीक है, यानी 4000 से 11000 WBC प्रेजेंट होंगे। ठीक है, प्रत्येक माइक्रोलीटर ब्लड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द नॉर्मल काउंट ऑफ प्लेटलेट। आपको पूछा जा रहा है जो प्लेटलेट का नॉर्मल काउंट होगा वो कितना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1,50,000 to 4,50,000। ठीक है, इतने प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर ब्लड में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, आई होप ये जो वीडियो होंगे है ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा और आपकी जो आने वाले एग्जामिनेशन है उसमें कहीं ना कहीं ये हमारे जो वीडियो है ये आपको ज़रूर हेल्प करेगा। तो आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें और जो भी आपकी जो रिक्वायरमेंट हो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि इस टाइप की वीडियो आपको चाहिए, तो मैं आपके लिए उस टाइप की वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। कुछ कमेंट्स आए हुए थे कि हेमेटोलॉजी के ऊपर वीडियो चाहिए था, तो उस कारण से मैंने हेमेटोलॉजी वाले टॉपिक्स के ऊपर ही वीडियो मैंने बनाया और सेल से काफ़ी क्वेश्चन राइज होते हैं, तो उस कारण से इनको आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। आप इनको देख के ही एग्जामिनेशन में जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ अच्छे टॉपिक के साथ, अच्छे MCQ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।